मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। मेरे लिए वह मेरी पसंद की चीज़ और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान हो जाती कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है, यह मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ लेकर आता है, तो फिर इसे मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं? यह मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छिप गई, ताकि जब वह वहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि इस कमरे में क्यों आता है। तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकतें करते हुए देखा तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम विधि है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से नफरत थी। वह कहती कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती कि भाभी, भगवान से डरो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत थी। वह कहता कि तुम मेरी बीबी के साथ मुकाबला मत किया करो, लेकिन फिर भी मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं कह देती थी। मेरी अपनी भाभी के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। एक दिन हम दोनों में लड़ाई हो गई। तभी भाई को मुझ पर गुस्सा आया और उन्होंने मुझे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू देखती रह जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम क्या है भाभी से ऐसे बात करना? मैंने कहा कि बड़े छोटे की बात नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत दुखी हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वह सारे ही मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अगले रविवार वाले दिन तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रही हो, पर इतना जल्दी शादी? उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी माँ मरी है तो तेरे दिल में कई अरमान हैं, तुम उन अरमानों को दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीना पहले ढोलकी नहीं रख सकता और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। मैंने तकिए पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दिल को यह सोचकर तसल्ली थी कि चलो, शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी और भाभी से तो जान छूट जाएगी। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म का दूल्हा ढूंढा था। शायद उसमें भी मेरी भाभी की कोई चाल थी। मुझे पहले ही लगता था कि वह किसी न किसी दिन मुझसे बदला लेगी, और आज उसने बदला ले ही लिया। वह कामयाब हो गई, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था। उसने हाथ में टॉफियां पकड़ी हुई थी, जिसको वह खा रहा था। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े तो नहीं पहने थे, लेकिन इतने गंदे कर दिए थे जैसे कोई बच्चा मिट्टी में खेलता है तो गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई हुई थी, तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि विधि का दूल्हा तो पागल है। यह क्या कर दिया भाई भाभी ने? बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनकी तो आंखें सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी। मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था। अब तो विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ कभी ना होता।
मेरे भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था। उसको जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती, और इसके पास तो अकल भी नहीं था, तरीका भी नहीं था। एक पल को तो दिल किया कि इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। ये लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सिर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा। मैंने सोचा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो बताऊं कि इसने जो मेरे साथ किया है वह अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो मैं उनसे भी ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी है, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी कहती है अपनी ननद को, वह भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफरत हो, इस तरह कोई भी अपनी बेटी को यह कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ जो बुरा सलूक हो रहा था भगवान ही देख रहा था, पर मुझे पता था कि भगवान मेरा इंसाफ करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वह भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं जरा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल यह मेरा भी घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है जहाँ पर मेरे बीबी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वो क्या है कि मेरी बीबी की इसके साथ बनती नहीं है। आपके साथ साथ माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस आप हैं और आपका पति है। यह घर है। अगर आपको समझ ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखो, मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ। मेरी बीबी को मेरा यहाँ आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही बुलाइएगा, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह आपका पति ही है और आपको इसी के साथ रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, और मैं क्या कह सकती थी। उसने कहा कि भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा था, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं उसने इस बात को दोबारा क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। जब मैं उसके कमरे में गई तो मैं हैरान रह गई। वह कमरा शायद उसी का था। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थी, कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा यह मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कुछ काम कहेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतने सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। मेरे सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आँख खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था जो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी लगाई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि नाश्ता कर लो, और वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि इसको पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, फिर यह कैसा पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया।
यह किसी कार्टून का गाना था तो मैं समझ गई कि शायद यह एक नॉर्मल सी हरकत है। इसे भी भूख लगी होगी और इसके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं यह पूछना भूल गई कि यह घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी सामान पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरा घर ऐसे ही चलना लगा। मेरा पति अचानक कहाँ चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से भाग गया है। मैंने इसके लिए उसके बॉय को कॉल की तो उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। फिर रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, यह क्या है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी बात देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। मेरा पति रोज कोई ना कोई चीज़ लेकर आता। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 मुझे दिए। मैंने कहा कि यह घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है तो उनमें से महीने के 25,000 आते हैं। आपको 20,000 रुपये 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आ गया। मैंने कहा, ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरे भाभी और भाई यहाँ पर आ गए। उनको पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा कि यह जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनवाए थे और हमने भी कुछ नहीं बनवाया। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे लाकर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पति को हाथ मुंह धोना तक नहीं आता, वह तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोना नहीं आता? यह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा? मैंने कहा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हैं। उनका तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा, जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी पर बुरा नहीं हुआ। वह बड़ी परेशान सी हो गई। खैर, मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर लिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम गरीब लोग ही थे ना, हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में होती। लेकिन यह देख ले कि यह तो आपसे अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी होती है तो भी सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुंह लटका रह गया। मुझे पता था कि वह घर जाते ही मेरे भाई से झगड़ा करेगी। मुझे खुश देखकर अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाते ही आपस में झगड़ा करते हैं। यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। मेरी चीज़ भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी करता और ध्यान भी रखता। एक दिन मैं कहीं जा रही थी कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ लग गई तो उसने मेरे पाँव में पट्टी बांधी। लेकिन रात होती तो वह दूसरे कमरे में चला जाता और अंदर से लॉक लगा लेता। मैं बड़ी परेशान होती कि यह किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने फिल्म में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती और अगर वह ठीक हो जाता तो वह इस दुनिया का सबसे अच्छा पति होता, क्योंकि वह खूबसूरत भी था और जवान भी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था, पर इतना सारा सामान भी था।
अगर ऐसा होता तो मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाती, लेकिन वह मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अगर कोई उनकी ज़िंदगी में हो तो वह उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला था। लेकिन मुझे एक बात समझ आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि वह उस कमरे में क्या करता है। तो मैं एक बार कमरे में गई थी, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वह कहाँ जाता था मुझे नहीं पता। मैं एक बार उसके पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का पता नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गई कि कहीं गुम ना हो जाऊं। और वह तो मेरी आंखों के सामने से न जाने कहाँ चला गया। उसे रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह का काफ़ी सारा सामान था। इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे यह बात ज़रूर पता लगानी थी कि कमरे में ऐसा क्या था। और वह दिन के वक्त कमरे को ताला लगाकर जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले ही कमरे में छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही वह घर में आया, मुझे तलाश कर रहा था। मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था। मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी यह देखकर बड़ा दुख होता था कि यह भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ न जाने क्या हुआ कि यह पागल हो गया। मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीर मिली थी। वह शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसे लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया? कहीं इसको किसकी बददुआ तो नहीं लगी थी? मन में ऐसी उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते। आज तो पता लगा कर ही रहूंगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। फिर वह जैसे ही कमरे में आया, मैं छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया और कुर्सी पर सर पकड़े बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कमरे में हूँ। वह सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए। अभी मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात तो थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने जेब से एक फ़ोन निकाला तो मैं हैरान रह गई कि उसके पास यह फ़ोन कैसे आया। फिर वह फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। जब उसने बात शुरू की तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं हैरान रह गई कि यह मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डीलें कर रहा है। लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ है और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था? मुझे तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ कि यह क्या करता है। फिर उसने थोड़ी देर बाद अपनी जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और उसको साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं विधि को सब कुछ बता दूं। वह मेरी बीबी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर वह दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी न करें। तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने फ़ोन को एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। आज तो तुम्हें सच बताना ही होगा कि आखिर क्या बात है। मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा कि रो क्यों रही हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बता दें कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी। अभी भी मैं इस नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल बने क्यों फिरते हो? उसने कहा कि मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वे किस तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं गए हुए थे। वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया।
अगर मैं पागलपन का नाटक नहीं करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वह सब लोग भाग गए थे और मैं उस आदमी को बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वह आदमी मर गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अभी भी वह लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं जिनका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। अब सुना है कि वे लोग यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने तो अपना घर बार बेच दिया है। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा वे लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे यह रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूँ तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बाहर जाता हूँ तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हमेशा रहता है, इसलिए बाहर से आते टाइम तुम्हारे लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आता हूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ। एक पल के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही है, इसलिए तुम्हारे सारे नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। फिर मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि यह तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो सोच रही थी कि भगवान ने मुझे कौन से पुण्य का तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे भाई ने मेरे साथ बुरा करना चाहा। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने यह बात महसूस कर दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी।